हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो रोज की तरह एसएससी जीडी का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए 2024 में सारे क्वेश्चन है जीके जीएस के। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो चौथे नंबर का है। चौथे नंबर का प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। और ये 2024 में फरवरी में जो पेपर एसएससी जीडी का हुआ था, ये इसमें आए हुए सभी जीके जीएस के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, ठीक है, सामान्य जो ज्ञान से आता है पेपर आपका, सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आपके देखो पेपर में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, लेकिन मैं 15 क्वेश्चन ही लेता हूँ, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो करंट के होते हैं, ठीक है। और करंट जो होता है वो आपका पुराना नहीं पूछा जाएगा, आपका 2, 3 या 6 महीने पिछला करंट पूछा जाएगा, या फिर 2024 का करंट पूछा जाएगा। और 2024 का करंट अफेयर मैंने पूरा पढ़ाया है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 15 क्वेश्चन का ही बनाया जाता है, ठीक है। और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपके करंट के आते हैं, और करंट का जो आएगा आपका पेपर में वो सारा चीज आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसमें तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें साइंस के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आज की प्रैक्टिस सेट का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसे पूछा गया है इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। काफी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो देखो भारत का जो मैप है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। भारत का जो मैप है कुछ इस प्रकार का मैप है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ये है भारत का मैप, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, रुको तो 1 मिनट। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा भारत के मैप को समझते हैं और देखते हैं कि कहाँ किसकी बाउंड्री लगती है भारत में, ठीक है। चलो ठीक है, समझते हैं। ये है आपका इंडियन मैप, ठीक है। ये क्या है, ये है भारत का मैप, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। चलिए ठीक है, ये है भारत का आपका मैप, ठीक है, ये है आपका भारत का मैप, जिसके चारों तरफ क्या है, जिसके चारों तरफ अन्य देश भी हैं। जैसे इधर बात करते हैं तो इधर क्या है, इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है, इधर पाकिस्तान है। और उसके बाद ऊपर बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। कौन सा देश है, अफगानिस्तान है। और वहीं यहीं पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड के पास नेपाल है, ठीक है। बाकी इधर चीन है, इधर कौन है, चीन है, इधर भी चीन ही है, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ भी चीन ही है, ठीक है, यहाँ तक चीन ही है। इसके बाद यहाँ आपका है म्यांमार, ठीक है। कौन सा देश है, म्यांमार आपका देश है, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या थी, पहले बर्मा थी, ठीक है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर म्यांमार है, और म्यांमार से सटा हुआ उधर आगे थाईलैंड है, जिसकी बाउंड्री हमारे भारत से टच नहीं होती है, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बीच में आपका बांग्लादेश भी फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कौन सा देश फंसा हुआ है, बांग्लादेश, जिसे बी फॉर बांग्लादेश के नाम से पढ़ते हैं। और यहीं पर छोटा सा एक देश है भूटान, ठीक है। कौन सा देश है, भूटान है। और नीचे आपका श्रीलंका वगैरह है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के उत्तर पश्चिम, देखो जो दिशा होती है 4 दिशा होती है, कितनी दिशाएं होती है, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ऊपर को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, इधर को ईस्ट बोलते हैं, इधर को वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और इनके बीच की जो दिशा होती है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट। क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इधर आओगे तो नॉर्थ वेस्ट, अगर इधर जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, और नीचे आते हो तो ये हो जाता है साउथ ईस्ट, और इधर आओगे तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, है ना। पूछा क्या गया आपसे, उत्तर पश्चिम। तो देखो इसे हिंदी में उत्तर बोला जाता है और इसे पश्चिम बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा, इसे उत्तर पूर्व बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, इसे दक्षिण पूर्व बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, ठीक है। बाकी इसे दक्षिण, इसे पूर्व, इसे उत्तर, इसे पश्चिम।
अब पूछा गया है उत्तर पश्चिम, तो देखो उत्तर पश्चिम ये है आपका, उत्तर पश्चिम क्या है, ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम है। तो देखते हैं कि जो भारत का मैप है, ठीक है, जो भारत का मैप है उत्तर पश्चिम की ओर कौन सी बाउंड्री लगती है। तो देखो इसमें भी हम दो लाइनें ड्रा कर लेते हैं, दो लाइनों को ड्रा करने के बाद देखते हैं कि उत्तर पश्चिम की दिशा कौन सी है, ये है, ठीक है। उत्तर पश्चिम की दिशा कौन सी है, ये उत्तर पश्चिम की दिशा है, उत्तर नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो ये है, जो कि राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है। किससे लगता है राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर, तो देखो ये पाकिस्तान से लगता है, ठीक है, किससे लगता है, पाकिस्तान से लगता है। तो इसमें देखते हैं कि कोई जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान या फिर भारत के बीच में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भारत के साथ न देकर यहाँ पर दो देशों की बाउंड्री दे दिया है। तो देखो यहाँ पर इसके जस्ट बगल में कौन है, अफगानिस्तान भी सटा हुआ है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो भारत की बाउंड्री है उत्तर पश्चिमी किन दो देशों से लगती है। तो देखो यहाँ पर जो बांग्लादेश और म्यांमार है, बांग्लादेश और म्यांमार यहाँ पर आपके इधर पूरब में है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद आगे ऑप्शन देखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इससे थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं म्यांमार और नेपाल। देखो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन क्या कर सकते हो, जिसके बारे में आप पता है उसे हटाते चलो, ठीक है। चीन, भूटान और नेपाल, तो देखो अभी हमने बताया कि चीन यहाँ पर है, नेपाल यहाँ पर है, चीन, नेपाल, भूटान इधर है, तो ये कौन सी दिशा है, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट दिशा है, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा है। तो ये सब ऑप्शन होंगे नहीं, म्यांमार आपका बिल्कुल पूर्व में है, तो ये अभी ऑप्शन गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो है भारत के उत्तर पश्चिम में है। कहां पर है, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं इनकी बाउंड्री की, किस बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पाकिस्तान और भारत की जो बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान, ये वाली जो बाउंड्री है इसे हम लोग कौन से नाम से जाते हैं, तो देखो पाकिस्तान और भारत का जो बाउंड्री है इसे नाम जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से, ठीक है। रेड क्लिफ नामक एक जो व्यक्ति था, इसने क्या किया था, इसने समझौता कराया था, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं हम लोग, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री को। वहीं अफगानिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है, जो कि 105 किलोमीटर की है, कितनी है, 105 किलोमीटर की है, इसे हम लोग डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और आते हैं पाकिस्तान, वहीं पर आते हैं पाकिस्तान, सॉरी भारत और जो चाइना की बाउंड्री है इसे मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। बाकी और जो देश है इनको हमने कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार। वही बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है किसके साथ साझा करता है भारत, तो देखो भारत जो स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा साझा किया जाता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ भारत लगभग 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर की बाउंड्री क्या करता है, साझा करता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हमने बताया वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की बाउंड्री भारत के साथ जो लगती है उसे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है, और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लगती है उसे डूरंड रेखा बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये एक योजना, ठीक है, योजना से क्वेश्चन है, स्कीम से क्वेश्चन है। देखो ये करंट का ही एक प्रकार का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक पीएम किसान एआई चैटबॉट, चैटबॉट क्या होता है, एआई चैटबॉट क्या होता है, एआई जो चैटबॉट होता है ये क्या होता है। तो देखो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एआई का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। और चैटबॉट का मतलब क्या होता है, जो बातें करता है, ठीक है, क्या करता है, जो बातें करता है, आपसे बात करता है उसे चैटबॉट बोला जाता है। तो देखो ये जो एआई चैटबॉट बनाया गया है किस लिए बनाया गया है, कि जो किसान होते हैं यदि इनको कोई भी समस्या आती है, ठीक है, अपनी फसलों में कोई बीमारी से संबंधित कोई भी बातें पूछनी है या फिर उन्हें और किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वो इस एआई चैटबॉट से क्या कर सकते हैं, बातें करके पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बातें करके पूछ सकते हैं। और इसको शुरू कौन किया है, कृषि और कल्याण मंत्रालय। हाल ही में कृषि जो मंत्रालय है वो अपडेट हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री जी ने क्या हुआ, प्रधानमंत्री बनने से पहले, बनने के बाद, जब चुनाव होता है लोकसभा का, बनने के बाद पूरे मंत्रालय को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, मतलब नए नए व्यक्तियों को क्या करते हैं, मंत्रालय का पदभार देते हैं, ठीक है। तो जो ये किसान और कल्याण मंत्रालय है ये किसे दिया गया है, देखो ये एमपी के पूर्व सीएम हुआ करते थे, एमपी के पूर्व सीएम हुआ करते थे, इनका नाम क्या है, इनका नाम है
शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान इनका नाम है। इसके पूर्व जो मंत्रालय हुआ करता था वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास हुआ करता था, लेकिन ये मंत्रालय अब किसके पास चला गया है, शिवराज सिंह चौहान के पास चला गया है। और मध्य प्रदेश के ये अब सीएम नहीं है, पहले सीएम थे, ठीक है। अब कौन है, अब मोहन यादव जी है। उसी के साथ बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखो उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान कर दिया गया है, एआई चैट बॉट लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम एक रखा गया, क्या रखा गया है, किसान ई योजना, ये नहीं है, किसान ई संदेश। देखो इसका नाम है किसान ई मित्र, ठीक है, किसान का साथी, किसान ई मित्र, ई का मतलब होता है इंटरनेट, मित्र मतलब होता है साथी, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया गया किसान ई मित्र, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया हमारे कृषि मंत्रालय जी के द्वारा, ठीक है। तो देखो ये सब करंट के क्वेश्चन होते हैं, जब आप इन्हें क्या करोगे, पढ़ोगे तभी से कर सकते हो। ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि आप इसे रट्टा मारो। तो इसका राइट आंसर आप लोग ले लीजिए, किसान ई मित्र इसका नाम है और ये किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। चलिए बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नोट डाउन कर लो, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या पूछा जा रहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित कब किया गया था। देखो बात करते हैं बैंक की, देखो बैंक की बात करते हैं। जो बैंक होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, हमारे एक केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है, केंद्रीय बैंक है। और बाकी इसके नीचे जो आपके छोटे बैंक है, ठीक है, छोटे बैंक हैं, कमर्शियल जो बैंक होते हैं, छोटे बैंक, ठीक है। एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम आरबीआई है, क्या है, आरबीआई है, इसके बारे में सभी लोग जानते हो। एक जो छोटे बैंक होते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे मान लो जैसे इलाहाबाद बैंक हो जाता है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक हो जाता है, केनरा बैंक हो जाता है, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, और उसके बाद कोटक बैंक, एसबीआई हो जाता है, पीएनबी हो जाता है, ठीक है, एसबीआई हो जाता है, पीएनबी हो जाता है, बीओबी हो जाता है। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके छोटे बैंक है, ठीक है। एंड सपोज दैट, देखो ये जो एक्ट लाया गया था, ये किस लिए लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था कि जो बैंक है इनको सरकार अपने हाथ में, ठीक है, सरकार इनको अपने हाथ में लेना चाहती थी, ठीक है। सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया, क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है ये अब भारत सरकार के अंडर में काम करेंगे, या फिर अब ये भारत सरकार की हो गई है, ठीक है। इसमें कोई भी नुकसान होगा तो भारत सरकार इसे पूरा करेगी, इसमें फायदा जो होता है वो भी भारत सरकार ही रखती है, इसका कुछ परसेंट लेती है, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकारी हो जाना, किसी भी चीज का सरकारी हो जाना, सरकार अपने हाथ में ले लेती है, इसे ही राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस राष्ट्रीयकरण को करने के लिए एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत और कौन से वर्ष लाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। लगभग इस वर्ष जब अधिनियम ये लाया गया था, लगभग 14 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें आरबीआई राष्ट्रीयकरण किया गया। देखो राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या होता है, फायदा क्या होता है। देखो राष्ट्रीय कोई भी जो बैंकें हैं, सपोज दैट उनमें कोई धोखाधड़ी करके उसमें पैसा लूट कर भाग जाता है, तो वो बैंक क्या हो जाती है, डूब जाती है, वो बैंक डूब जाती है और उसमें जितने भी लोगों का पैसा होगा वो भी डूब ही जाएगा। तो क्या करेंगे, जो लोग होंगे वो बैंक के पास जाएंगे और बैंक का जो मैनेजर होगा या फिर उसके जो कर्मचारी होंगे उनसे लड़ेंगे, ठीक है। तो उनके पास तो भैया पैसा है नहीं, जो भी लूट के जाएगा वो तो फरार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, ये कदम उठाया और 1900 ये जो नियम लाया, अधिनियम 1949 में लाया। कब लाया, 1949 में लाया। और इसमें 14 बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। और बोला कि आप कभी भी कुछ न कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, ठीक है, पैसा हम देंगे। कोई भी सपोज इलाहाबाद बैंक में खाता है और इसमें खाता है और इस बैंक को लूट कर चला जाता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये विनियमन लाया गया था। अच्छा बात करते हैं कि क्या इसमें 14 हमारे पास अभी 14 ही बैंकें हैं। देखो आगे चल के 1969 में 6 बड़ी बैंकों का फिर से क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में। और उसके बाद पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो, और पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 के टाइम ही किया गया था, ठीक है, 1949 के टाइम किया गया था। यहाँ पर डेट यहीं पर लिखी है 1949 के टाइम।
तो ये सारी चीजें आप क्या करो, लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? 1949 में। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे भारत का अवार्ड नहीं है, है ना। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि जून 2023 में किसे स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। अच्छा, बात करते हैं डच की। तो देखो डच आपको याद आ रहा होगा, डच, फ्रेंच, ठीक है, डच, डच, और उसके बाद और याद आ रहा होगा फ्रेंच, ठीक है, यूनानी, पुर्तगाली, ठीक है, ये सब याद आ रहा होगा, ठीक है, ये सब याद आ रहा होगा। किसलिए याद आ रहा होगा? जब अंग्रेज हमारे भारत पर शासन किए थे तो उन्हीं की याद में आपको ये सब नाम कुछ याद आ रहा होगा, रिकॉल हो रहा कि डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, यूनानी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, ठीक है। इसी के साथ जो इंग्लैंड वाले हैं वो भी आए थे, हमारे भारत पे कब्जा किए थे, ठीक है। तो जो डच थे बेसिकली ये कहां से बिलोंग करते थे? नीदरलैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम जिसकी कैपिटल है, नीदरलैंड एक क्या है? यूरोप का देश है। क्या है? यूरोप का देश है। एम्स्टर्डम जिसकी कैपिटल है, ठीक है। नीदरलैंड एक देश है, यहाँ के व्यक्तियों को डच कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? डच कहा जाता था। तो देखो डच का यहाँ एक पुरस्कार दिया जाता है, यहाँ एक पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है, क्या नाम है? स्पिनोजा पुरस्कार नाम है। क्या नाम है? स्पिनोजा पुरस्कार नाम है, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो ये वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक का मतलब होता है कि आप क्या करो, कुछ साइंस से संबंधित काम करो, या फिर आप एक अच्छे क्या हो, आप एक अच्छे पर्यावरणविद भी हो, ठीक है। पर्यावरणविद जो कि पृथ्वी के पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक के क्षेत्र में ये का अवार्ड दिया जाता है, और वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार। कहाँ का? नीदरलैंड का है, हमारे भारत का नहीं है, नीदरलैंड का है। ये पूछा जा रहा 2023 में हमारे भारत की एक महिला को ये दिया गया था, भारत की एक महिला को दिया गया था, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसको दिया गया था? तो देखो एक महिला है, इनका नाम है जयिता गुप्ता, ठीक है। क्या नाम है? जयिता गुप्ता नाम है, ठीक है। ये क्या है? ये एक पर्यावरणविद है। क्या है? पर्यावरणविद है। और इन्होंने क्या कार्य किया है? तो देखो इन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने का बहुत काम किया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बहुत सारा काम किया है, जिसके लिए इन्हें डच नोबेल, ठीक है, डच नोबेल पुरस्कार, जिसे क्या बोला जाता है? स्पिनोजा पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इनका नाम लिख लेना, जयिता गुप्ता, ठीक है। और ये भी याद रखना कि स्पिनोजा पुरस्कार कहाँ का है? नीदरलैंड का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं माधवीपुरी भुज की। तो देखो सभी लोग जानते हो कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी जो हेड बनाई गई है वो कौन बनाई गई है? माधवीपुरी बुच बनाई गई है, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो एक से दो क्वेश्चन आपके पॉलिटी के फिक्स हैं, ठीक है। सारी शिफ्ट के पेपर में मैंने आपको दिखाया कि 1 से 2 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी, जिसे क्या बोला जाता है? शॉर्टकट में डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि क्या होते हैं? जो कि एक नागरिक के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। एक राज्य के कल्याण के लिए, एक राज्य को अगर अच्छा राज्य बनना है, कल्याणकारी बनना है, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, तो डीपीएसपी को लागू करना पड़ता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ये संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो चलिए बात करते हैं संविधान की भाग की। तो देखो जो भाग पहला है ये किससे संबंधित है? ये बताता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ये कौन सा भाग बताता है? पहला भाग बताता है। भाग दूसरा क्या बताता है? नागरिक के बारे में बताता है, भारत के नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में बताता है। और जो भाग तीसरा है ये किसके बारे में बताता है?
ये मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी आप लोग बोलते हो, ये इसके बारे में वर्णन करता है, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, अगर आर्टिकल लिखना चाहो तो लिख लो, आर्टिकल है 1 से 5, ये कितना है 5 से 11, ठीक है, ये कितना है 12 से 35। आगे बात करते हैं भाग चौथे की। भाग चौथे की बात करते हैं तो देखो, ये जो भाग चौथा है यही किसके बारे में बताता है, डीपीएसपी के बारे में बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल है 36 से कहां तक है, 36 से आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी का वर्णन मिलता है। वहीं यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी ये रोमन अंक में पूछा जाता है। ठीक है, नंबर में नहीं पूछा जाता है, ये कभी कभी रोमन अंक में पूछा जाता है। तो देखो, इसे 1 बोलते हैं, इसे 3 बोलते हैं, इसे 4 बोलते हैं, और यहाँ पर 4 दो बार आ गया है, तो ये आपका 5 है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। एंड जो चौथा है ये क्या है आपका, डीपीएसपी है। ठीक है, क्या है आपका, डीपीएसपी है, डीपीएसपी। ठीक है, चौथा भाग है, लिख लो। और इस डीपीएसपी को हमने कहां से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से हमने इसे क्या किया है, लिया है। ठीक है, आयरलैंड नामक एक जो देश है, यहाँ के संविधान से हमने क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को लिया है। ठीक है, आप लोग सारी चीजें नोट डाउन कर लो, काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन की ओर। देखो, ये एक टेनिस खेल से संबंधित पूछा गया है। ठीक है, कि जब 40-40 जो दोनों क्या करते हैं, स्कोर करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है। देखो, इसी बराबर को वहां ड्यूस नाम से जानते हैं। ठीक है, मैच क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, इसे ड्यूस नाम से जानते हैं। तो ये एक टर्म है, इसे याद रखो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ने जो समझने लायक है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ मैच हो जाता है जिसे टाई बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये जो टेनिस का ये है, यदि दोनों प्लेयर सेम स्कोर कर लेते हैं तो उसे ड्यूस बोला जाता है। तो ये एक टर्म था, जिसे पूछ लिया था एग्जाम वाले ने। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखो, पंचवर्षीय योजना आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक टर्म में, हर एक शिफ्ट में मैंने आपको पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन दिखाया। ठीक है, किसी में क्या पूछ लिया, मॉडल पूछ लिया, कभी शुरुआत पूछ लिया, कभी इसके स्थान पे कौन सी संस्था बनाई है ये पूछ लिया, कभी इसके अध्यक्ष पूछ लेता है, कभी इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें आपसे क्या करता है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन भर भर के पूछा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब इसका टाइम पीरियड था। देखो, बात करते हैं 11वीं की, सबसे पहले बात कर लेते हैं 12वीं की। ठीक है, 12वीं की। देखो, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017। 2012 से 2017 इसका टाइम पीरियड था। लेकिन ये जो योजना है दो पूरी साल नहीं थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कर दिया जाता है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये पूरे वर्ष तक नहीं चली थी। 11वीं की बात करते हैं, इसमें से 5 साल घटाओ। ठीक है, 5 साल घटाओगे कितना आ जाएगा, 2007 से कितना हो जाएगा, 5 साल तक चलती थी, 2012 तक। ठीक है, देखो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम पीरियड क्या था, 2007 से 2012। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, जिनकी हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है, क्या नाम है, आप लोग बताओ, मनमोहन सिंह नाम है। क्या नाम है, मनमोहन सिंह नाम है। ठीक है, तो ये हमारे उस समय के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस से थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 11वीं, इनके समय में 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। और उसके बाद उस योजना में जो लक्ष्य रखा गया, 9% का रखा गया। ठीक है, 9% इन्हें विकास दर क्या करना था, हासिल करना था, जिसमें विकास दर टोटल कितना हासिल किया गया, 8% का विकास दर हम लोगों ने हासिल किया। ठीक है, जिस समय और उस समय किस पे ध्यान दिया गया था, इस योजना के तहत ध्यान दिया गया था भारत के गरीब लोगों के ऊपर। ठीक है, शिक्षा के ऊपर, और उसके बाद सिंचाई के ऊपर भी ध्यान दिया गया था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो उस समय की योजना में इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपका पहला, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो फिर से आपका एक वाद्य यंत्र वाला क्वेश्चन पूछ लिया, जिसके बारे में मैंने कई बार बता चुका है कि पंडित जो रविशंकर है किससे संबंधित है,
देखो तो ये किससे संबंधित है, सितारा है, ठीक है, क्या है, एक सितार वादक है, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि जो रविशंकर जी हैं वो क्या है, एक स्टार है, क्या एक फिल्म स्टार है, सितार है जिसे बोल सकते हो। तो ऐसे करके याद कर लेना कि ये क्या है, एक सितार वादक है। तबला वादक की भी हाल ही में क्या हुई है, निधन हुआ है, इनका भी नाम याद कर लेना, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सरोद वादक की बात करते हैं तो जो उस्ताद अल्लाह खां थे वो क्या थे, सरोद वादक थे, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लो। सारंगी वादक भी मैंने बताया था, ठीक है। और इसी के साथ मैंने फ्लूट जो बांसुरी वादक है इनका भी नाम बताया था। तो सारी चीजों को क्या करो आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो ये आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो और उसके बाद आपकी जनसंख्या कितनी है, ये सारी चीजें आपको क्या करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए या फिर पता होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम और आगे है ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई और उसके बाद जैन, ठीक है, जैन धर्म, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी जो धर्म है, किस धर्म की जनसंख्या अधिक में है। देखो भारत की जनसंख्या इस समय हो चुकी है 1.45 अरब से भी ज्यादा, ठीक है, 1.45 मतलब 100 करोड़ और 45 करोड़, 145 करोड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, 100 करोड़ को बोलते हैं 1 अरब और ये आपका 45 करोड़ तो है ही, ठीक है। तो हम लोग लगभग 1.5 अरब के करीब पहुंचने वाले हैं, जिसमें लगभग 80%, ठीक है। डाटा ये 2011 का है, डाटा 2011 का है, जिस समय आपकी जनसंख्या थी 79.56%, ठीक है, 79 पॉइंट कुछ परसेंट जनसंख्या हिंदू की थी, लेकिन इसे 80 मान के चलो, ठीक है, इतनी मान के। और ये अब डाटा और भी ज्यादा हो चुका है, लगभग 96 करोड़ जो जनसंख्या है किसकी है, हिंदू की है, ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन है। और उसके बाद वही बात करते हैं मुस्लिम की। देखो इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 14% है, कितनी है, 14% बात करते हैं तो 17 करोड़ लगभग, ठीक है, कितना, 17 करोड़ जो पॉपुलेशन है किसकी है, मुस्लिम की है। तो देखो क्या पूछा जा रहा है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुत संख्या में है। तो देखो आप देख सकते हो कि भारत की हमारी जो सरकार है वो बताती है, क्या बताती है कि ये एक हमारा जो भारत है वो एक हिंदू देश है, ठीक है। कौन सा देश है, हिंदू। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी जिस भी देश की जनसंख्या जिस धर्म की ज्यादा होती है उसे वही नाम से पुकारते हैं। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम देश बोला जाता है क्योंकि वहां पर जो जनसंख्या है मुस्लिमों की अधिक है, ठीक है। बाकी जैन धर्म, ईसाई धर्म, इन सब की जो जनसंख्या है 5-6%, ठीक है, ऐसे करके है। लेकिन सबसे ज्यादा है हिंदू की, दूसरे नंबर पर मुस्लिम की, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम धर्म में काफी काम भी कर रही है ना। हाँ, आगे बात करते हैं कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं तो देखो ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के पूर्व का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, नागालैंड नाम है, ठीक है, नागालैंड नाम है, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा जिसकी कैपिटल है नागा। देखो यहाँ पर नागा पहाड़ियां भी पाई जाती है और जो नागा जनजातियां भी पाई जाती है, उसी नागा पहाड़ियों पर नागा जनजातियां भी हैं, उसी पहाड़ियों पर नागा जनजातियां पाई जाती हैं, नागा जनजातियां पाई जाती हैं। और इन्हीं जनजातियों के द्वारा अपने यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए इस फेस्टिवल को ये लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। गारो खासी जयंतिया की बात करते हैं, गारो खासी जो जयंतिया जनजाति है, जो जनजाति है ये कहां पर पाई जाती है। तो देखो ये मेघालय में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, मेघालय नामक एक देश है, यहाँ पर पाई जाती है। वही गोंडा जनजाति या फिर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ईसाई धर्म के लोग के बारे में आप लोग जानते ही हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर चुका है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन करेगा। देखो जो कॉमनवेल्थ जो गेम है, देखो ये 2022 में भी हाल ही में क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। और ये 4 साल बाद आयोजित होता है, 4 वर्ष बाद आयोजित होता है, मतलब ये 2026 में अब आयोजित होगा, ठीक है, 2026 में आयोजित होगा। देखो 2022 में कॉमनवेल्थ कहां पर हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था, बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। कहां पर है, यूके में है। कहां पर है, यूके में है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 2026 में कहां पर आयोजित होगा। तो देखो 2026 में ये कहां पर आयोजित होगा, ये होगा आपका इंग्लैंड का एक देश है स्कॉटलैंड, ठीक है,
स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही पार्ट है, ठीक है। हालांकि इसे अलग देश स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक है, और इंग्लैंड तीनों अलग अलग क्या है, यूके के पार्ट हैं। तो ये आयोजित होगा स्कॉटलैंड में, ठीक है। कहां पर होगा, स्कॉटलैंड में आयोजित होगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 2026 में होगा, कहां पर होगा, 26 में होगा। इसके पहले ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में आयोजित हो रहा था, लेकिन इसने इसे आयोजित करने से मना कर दिया, ठीक है। इसे आयोजित करने से मना कर दिया, इसलिए अब ये कौन होस्ट करेगा 2026 में, स्कॉटलैंड करेगा, ठीक है। कौन करेगा, स्कॉटलैंड आयोजित करेगा। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की, तो देखो इसकी शुरुआत हो जाती है 1930 में, कब होती है, 1930 में होती है। और भारत ने इसमें क्या किया था, भारत ने 2022 में इसमें काफी पदक जीते थे, जिसके कारण भारत की रैंक कितनी थी, 61 थी, कितनी थी, 61 रैंक थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो ये इसमें पार्टिसिपेट कौन सी कंट्रियां करती हैं, तो जो कॉमनवेल्थ रियलम कंट्रियां हैं वो इसमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मुझे उम्मीद है सभी लोगों को कॉमनवेल्थ गेम समझ में आ गया होगा। ये भी एक प्रकार का गेम है, जैसे नेशनल एशियन गेम होते हैं, ठीक है, आसियान गेम होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, इसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम भी है, ठीक है, जिसे कॉमनवेल्थ रियलम कंट्रियां खेलती हैं, जिसके ऊपर ब्रिटेन ने कभी न कभी राज किया है, वो कंट्रियां खेलती हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2011 की जनगणना से भी हर एक शिफ्ट में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखो अभी तक पूछा गया था लिंगानुपात, पूछा गया, क्या पूछा गया, लिंगानुपात, कई बार कई शिफ्ट में रिपीट क्वेश्चन हुआ लिंगानुपात से। और उसके साथ साथ और क्या पूछा गया, इसके साथ साथ आपको साक्षरता दर भी पूछा जा सकता है, साक्षरता दर से भी क्वेश्चन आया, ठीक है। और इसके आगे अब क्या पूछा जा, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछ लिया, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। देखो गोवा भी काफी छोटा राज्य है, और उसके बाद भी सिक्किम भी छोटा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब की जनसंख्या टॉप लेवल की है भारत की, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर तीनों ऑप्शन की, तो देखो इसमें जो 3 ऑप्शन है, तीनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों अलग अलग 2011 की जनगणना के अनुसार तीनों अलग अलग क्या है, तीनों अलग अलग विशेषता में है। चलिए बात करते हैं कि कौन सी विशेषता किसमें क्या है। तो देखो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। वही बात करते हैं कि सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। और वही बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो देखो जो जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो किसका है, वो है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। कितना है, तो 1001 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल कितने लोग रह रहे हैं, 17 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा है बिहार का, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, बिहार का है। वहीं अगर बात कर रहे हैं यूटी की, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का है, ठीक है, किसका है, दिल्ली का है। तो ये सब आप चीज क्या करो, याद रखो, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, सबसे जनसंख्या कम किसकी है, क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, क्षेत्रफल किसका कम है। ये सारी चीजें आने वाले टाइम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में मैंने पढ़ाया आगा खां ट्रॉफी, ठीक है। आगा खां ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, देखो आगा खां जो ट्रॉफी है ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। क्रिकेट के बारे में मैंने बताया विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, ये सब आपके क्रिकेट से संबंधित है। टेनिस का डेविस कप, और फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी हो जाता है। क्या है, ये सब ट्रॉफियां जो है, ये सब इस खेल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद क्रिकेट की बात करते हैं, तो दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है, ये सब आपके संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। फुटबॉल की एक प्रमुख ट्रॉफी जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी, इससे संबंधित है। देखो हॉकी बात करते हैं, तो जो हॉकी है ये भारत का क्या है, नेशनल गेम है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गेम कौन है, भारत का जो राष्ट्रीय गेम है, राष्ट्रीय खेल है, वो हॉकी है, ठीक है। क्या है, हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। तो इसे भी आप लोग क्या करो, नोट डाउन करो। हॉकी के अगर प्लेयर की बात करते हैं, तो जो आपके मेजर ध्यानचंद जी थे, ठीक है, जिनके दिवस पर राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, वो हॉकी के काफी अच्छे प्लेयर थे।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिटी का क्वेश्चन है और काफी क्या है, काफी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे क्या कर सकता है, जो अच्छे से डीपली से पढ़ा होगा वही कर सकता है। एक दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत में दो चीजें हैं, एक संघ है एक राज्य है, ठीक है। एंड बात करते हैं संघ की, तो देखो संघ क्या है, बड़ा है, राज्य क्या है, छोटा है, ठीक है। तो संघ की भी अपनी क्या है, संसद है, संघ की भी अपनी संसद है जिसके दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, ठीक है। एक लोकसभा एक राज्यसभा है, और राज्य की भी अपनी एक संसद है जिसे विधानमंडल बोला जाता है। इसमें भी दो चीजें हैं, एक विधानसभा है एक क्या विधान परिषद है, ठीक है। विधानसभा लोकसभा के क्या है, मतलब एकदम सिमिलर है, और राज्यसभा विधान परिषद के सिमिलर है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है लोकसभा की या फिर विधानसभा की बात किया जा रहा है। राज्य की संसद के बारे में पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा की विधानसभाएं होती हैं, इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है उसे हम लोग स्पीकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। और स्पीकर से भी छोटा एक उप पीठासीन अधिकारी होता है जिसे वाइस स्पीकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइस स्पीकर बोलते हैं। अभी आप पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि जैसे सपोज दैट जो स्पीकर होता है विधानसभा, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, इनका जो पीठासीन अधिकारी होता है, मान लो इनका जो पद है वो खाली है, क्या है, इनका पद खाली है, तो इनके कार्यभार को कौन संभालता है, जो कार्यवाही है कौन चालू करता है, सदन को कौन ऑपरेट करता है, यही पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, या वाइस स्पीकर करता है, या सदन के सदस्य करते हैं जो एमएलए रहते हैं, ठीक है। तो देखो जो मुख्यमंत्री होता है ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री करेगा तो वो मनमानी कर सकता है क्योंकि वो राज्य का मुखिया रहता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। वाइस स्पीकर, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है वाइस स्पीकर, या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत का जैसे राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उनके पद का जितना भी कार्य होता है वो उपराष्ट्रपति संभालता है, इसी तरीके से वाइस स्पीकर, यदि स्पीकर नहीं रहता है तो इनकी कार्य को कौन संभालता है, वाइस स्पीकर संभालता है, जिसे क्या बोला जाता है, उपाध्यक्ष भी बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाइस स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कशन किया 15 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 15 क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया जो कि एसएससी जीडी में आए हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। और एग्जाम से पहले इन क्लासों को आप लोग क्या करोगे, देख के जाओगे, जिससे आपके एग्जाम में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, जितने भी 2024 में आए हुए शिफ्ट के क्वेश्चन है उनको 1-2 क्लास के अंदर क्या करेंगे, महा मैराथन क्लास के रूप में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एग्जाम के पहले आप लोग उसे देख के जाओगे जिससे आपके एग्जाम में काफी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।